नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी सुन पा रहे हैं। तारीख है 9 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। ये करंट अफेयर्स आपको रोज मिलते हैं, यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक। इसीलिए रविवार को हम लोग छुट्टी मनाएंगे, रविवार को रिवीजन कर लीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज शाम 8 बजे मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जून का जलजला। जलजला मतलब हम मंथली करंट अफेयर्स करते हैं और उसको हम लोग सीरीज का नाम देते हैं जलजला, और सभी लगभग मंथ के करंट अफेयर्स में आपको करा चुका हूं। तो जून का जो जलजला है वो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आ रहा है आज शाम 8 बजे। आप सभी से उम्मीद रहेगी कि भारी संख्या में मुझे बहुमत से विजयी बनाएंगे, यानी कि भारी संख्या में आप लाइव आएंगे। कोशिश करिएगा कि आप, अगर आपको समय मिले तो चंद सेकंड मेरे साथ बिताने के लिए जरूर आइएगा। फिलहाल आज के लिए फिर वही गुजारिश कि भाई रीनिंग भाई राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ये आप ज्वाइन रखें ताकि मेरी सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन ऑन टाइम आपका मिलती रहे। इसके अलावा संपूर्ण रीजनिंग बैच आप सभी को ज्वाइन करना है। इस बैच में आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, एकदम बेसिक से आप रीजनिंग पढ़ते हैं। रीजनिंग क्या होती है, कोई ट्रिक कहां से आई है, कैसे आई है, क्या कर सकते हैं हम, उसका क्या अपवाद है, क्या एक्सेप्शन है, वो सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बैच आपका चलता है शाम 6 बजे से 6 बजे से 7:30 बजे के आसपास क्लास रहती है। बैच की प्राइस लो इसलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे परचेज करें। लो इसलिए नहीं है कि इसमें क्लासेस कम है या कंटेंट कम है, ज्यादा से ज्यादा लोग परचेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे रिकमेंड करें, इसलिए इसकी प्राइस कम है। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि यार वो 1000-1200 रुपए के कोर्स में कुछ बहुत ही ज्यादा अचीव करने वाले हैं, तो कम से कम वो भी एक बार इस बैच को खरीद के देखें, उनको पता चल जाएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। और आज की हमारी हेडलाइंस है सबसे पहले कि 4 वर्षों के लिए यूनेस्को के अंतर सरकारी पैनल में एक बार फिर से भारत को चुना गया। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की एक दीवार है, उस पर अंकित होने वाली पहली महिला बनी है। श्रीनगर में अमित शाह ने किया है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की। पुरुषोत्तम रूपाला ने किया भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने किया वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन। और हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया स्वनिधि महोत्सव। आर दिनेश 2022-23 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के मनोनीत अध्यक्ष चुने गए। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे, पीयूष गोयल जी की जगह लेंगे। मानगढ़ पहाड़ियों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का निधन हो गया। अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जीवन समय से ही बना है। बहुत ही दमदार लाइनें हैं। जब जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं, समय बर्बाद करने का मतलब यानी कि जिस समय आपको जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा भी कहूंगा कि जब आपको रात को सोना चाहिए आप सो नहीं रहे हैं, मोबाइल में कोई वेब सीरीज देख रहे हैं या फिर किसी से बातें कर रहे हैं, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस समय आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय पढ़ते रहें। समय का मतलब यह है कि आप जितना अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, क्या उतना कर पा रहे हैं? आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, क्या उतनी मेहनत आप कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आप अपना समय और अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। मैं मानता हूं यह बहुत ही कठिन काम है कि हर समय उतनी ऊर्जा बनाए रखना, हर समय उतनी मेहनत, उतना जज्बा बनाए रखना कि लगातार आप काम कर सके 24 घंटे। लेकिन मैं मानता हूं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं कि आप उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो अच्छे से बिताएं, यानी कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से आप प्रॉपरली प्लान वे में कामों को करें। और इसके लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए व्यायाम वगैरह जरूर किया करें, एक्सरसाइज वगैरह आप जरूर किया करें। तो मेरे भाषणबाजी के बाद अब शुरू करते हैं प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कि कल हमने क्या पढ़ा था। विश्व किसवाली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये आपका 7 जुलाई को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा समर्थित है? यूनेस्को द्वारा समर्थित है, इसको याद रखिएगा, यूनेस्को। 6 जुलाई 2022 को किस देश में शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर का उद्घाटन किया गया है? तो शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर बांग्लादेश का पहला बिजनेस इंक्यूबेटर है, जिसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? बांग्लादेश में। और ये किसने इसका उद्घाटन किया था? शेख हसीना जी ने। फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की जयश्री उल्लाल ने कौन सा स्थान हासिल किया है?
इन्होंने यहाँ पर 15वां स्थान हासिल किया है और भारतीय मूल की पहली महिला है जिन्होंने यहाँ पर मतलब सबसे हाईएस्ट रैंकिंग इन्हीं की है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? साउथ सूडान में यूनाइटेड नेशन शांति दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। 6 जुलाई 2022 को किसने स्टार्टअप पहल स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू किया है? तो गूगल ने यह पहल शुरू की है स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। पीटी उषा के अतिरिक्त किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो पीटी उषा, इलाई राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद, इन 4 लोगों को अपॉइंट किया गया और इस तरीके से राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 9 हो गई है, जबकि 3 सदस्यों की संख्या अभी भी खाली है, यानी कि 3 सदस्यों की सीट अभी भी खाली है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद इस्पात मंत्रालय किसको सौंपा गया? तो इस्पात मंत्रालय ये अल्पसंख्यक मंत्रालय किसको सौंपा गया? स्मृति ईरानी को, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय सौंपा गया है। पश्चिम रेलवे के सबसे लंबे स्काई वॉक को कहां पर शुरू किया गया है? तो पश्चिम रेलवे के सबसे लंबे स्काई वॉक को मुंबई में शुरू किया गया है। अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। भारत का सबसे बड़े 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किसने की है? अरविंद केजरीवाल ने। 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा इसको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो, रुकिएगा एक सेकंड, इन्वायरमेंट, माफी चाहूंगा, एग्रीकल्चर नहीं इन्वायरमेंट। हाल ही में ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया। वो उसका संबंध किस देश से है? तो वो नाइजीरिया के रहने वाले थे। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट में काफी सारी न्यूज है और आप सभी से फिर से वही गुजारिश कि भाई वीडियो को थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए। बाल तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे मार खा के आया हूं मैं। चले तो फिलहाल टुडे करंट अफेयर्स। जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया है? तो यहां पर इंडिया को अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। ये है क्या? ये एक्चुअल में यूनेस्को का एक प्रोग्राम आप कह लीजिए कि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट होते हैं या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जैसे आप इसमें कोई भी गाना हो सकता है, कोई भी नृत्य हो सकता है, कोई भी पारंपरिक ऐसी चीज जो एक परंपरा से दूसरी परंपरा या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होती है। तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सारी चीजें क्या हो रही है? विलुप्त होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं यूनेस्को इनको भी धरोहर के रूप में संजोना चाहता है, इनको भी धरोहर के रूप में बचाना चाहता है। तो ये जो समिति है ये यही काम करती है। अब इसमें जब भारत आ गया है, भारत इस बार तीसरी बार इसका सदस्य बना है, तो कहीं ना कहीं भारत के जो भी इस तरह की चीजें हैं जैसे कालबेलिया नृत्य है, 14 ऐसी हेरिटेज हमारे पास हैं, 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जिसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। 2003 में इस सम्मेलन में भारत शामिल हुआ था, 2003 से इस सम्मेलन की शुरुआत भी हुई थी। तो यूनेस्को ने 14 ऐसी विरासत हैं जिनको मान्यता दे रखी है भारत के अंतर्गत, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए 5 से 7 जुलाई 2022 में यूनेस्को मुख्यालय में चुनाव हुए। इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 24 सदस्य हैं, जिसमें से सदस्य के रूप में कौन चुना गया? भारत चुना गया। भारत ने सितंबर 2005 में आईसीएच यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए 2003 के सम्मेलन की पुष्टि की है, यानी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए कि हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहली बात तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। भारत के अंदर कितनी ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? 14। भारत, ये सम्मेलन कब हुआ? इसका समझौता या रेटिफिकेशन कब हुआ? 2003 में। भारत इसमें 2005 में शामिल हुआ। शुरुआत से शामिल, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर 2005 में की। इसके अलावा ये इसमें कितने मेंबर रहते हैं? इसमें 24 मेंबर रहते हैं और एक मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। आप देख सकते हैं कि भारत 4 साल के लिए 2022 से लेकर 2026 तक के लिए यहां पर चुना गया है। तो इससे भारत में जो जो भी इस तरह की धरोहर होंगी उनको आगे आने का मौका मिलेगा। इससे पहले भारत 2006 से 2010 और 2014 से 2018 के रूप में भी कार्य कर चुका है। 2006 से लेकर 2010 में भी हम पहले कार्य कर चुके हैं और फिर 2014 से लेकर 2018 के दौरान भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके के अंतर सरकारी समिति के रूप में कार्य कर सके। अब मुझे पता है कि आप जानना चाह रहे होंगे कि वो 14 कौन कौन सी हैं। तो 14 है वैदिक जप की परंपरा, ये 2008 में शामिल हुई थी। रामलीला या रामायण का जो पारंपरिक प्रदर्शन हमारे पूरे देश में किया जाता है, ये 2008 में। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, ये आपका 2008 में। इसके अलावा रमन के बारे में हमने 1-2 दिन पहले ही आपको बताया था। ये उत्तराखंड का धार्मिक त्योहार है, थिएटर है और गढ़वाल हिमालय के अनुष्ठान में माना किया जाता है। तो ये 2009 में शामिल हुआ था।
मुट्टियेट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरल के नृत्य नाटक, ये सारे के सारे 2010 में शामिल हुए। अभी हाल फिलहाल दुर्गा पूजा का आपको याद होगा, पिछले साल दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यहां पर शामिल किया गया था। यानी इनको बचाने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ भारत का नहीं है, इनको बचाने का जिम्मा अब यूनेस्को का भी है। यूनेस्को अपनी तरफ से इसमें पूरे सपोर्ट करेगा, सारी चीजों को आगे लेकर आएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ये जो छऊ नृत्य है ये कहां किया जाता है। कालबेलिया राजस्थान का है, याद रखिएगा। लद्दाख का बौद्ध जप, संगीता अनुष्ठान गायन, ढोल और मणिपुर का नृत्य, जंडियाला गुरु के ठटेरे, बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, योग, नवरोज, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा, ये सभी 14 ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए। अगर हम बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, सॉरी वर्ल्ड हेरिटेज डे की, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये भी आप याद कर लो, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत स्थल, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार भी मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या रही? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। यूनेस्को की बात की जाए, थोड़ा सा बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को जो है यूएन की प्रमुख शाखा है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान समय में आदुरे अजोले जो है वो इसकी हेड है। आदुरे अजोले किस देश से बिलोंग करती हैं? ध्यान रखिएगा ये फ्रांस से आती हैं, फ्रेंच है, यानी कि ये फ्रांस से आती है, FRANCE, फ्रेंच और फ्रांस मिल गया मेरा, तो ये फ्रांस से आती है, इसको याद रखिएगा, ये फ्रांस से आती है आदुरे अजोले। ठीक है, अगर हम देखें पूरे विश्व में वर्तमान समय में 3691 हेरिटेज साइट, पूरे विश्व में यूनेस्को द्वारा कितनी हेरिटेज साइट है? 3691 हेरिटेज साइट है, जिसमें से 40 जो है वो भारत में है। 40 कहां पर है? भारत में। इन 40 में 32 आपकी जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है। ठीक है, 7 आपकी नेचुरल है, 7 आपकी नेचुरल है और एक आपकी मिक्स है। मिक्स वाली कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो हेरिटेज साइट है ये आपकी मिक्स की कैटेगरी में आती है। अभी हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना का है, इसके अलावा धौलावीरा गुजरात, इन 2 हेरिटेज साइट को 2021 में आपका हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और इस तरीके से भारत में कुल 40 हेरिटेज साइट हो गई हैं। सबसे पहले विश्व विरासत स्थल का दर्जा पाने वाली थी अजंता एलोरा की गुफाएं, आगरा और ताजमहल का किला, ये 1983 में ही विश्व विरासत स्थल का दर्जा पाई थी। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में। जबकि आगरा और ताजमहल का किला कहां पर है? ये आगरा का किला और ताजमहल कहां पर है? ये आपका आगरा में है। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी हाल ही में आपको याद होगा कि क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में आपका श्रीनगर को शामिल किया गया है। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क कौन से हैं? ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क वो हैं जिन्हें यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट और कई सारी 6 कैटेगरी के अंतर्गत होते हैं। इनमें श्रीनगर को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? श्रीनगर को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। किस कैटेगरी में? आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसके अलावा मुंबई है, हैदराबाद है, वाराणसी है, मुंबई, हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, हो गए 5। मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, जयपुर, 5 ये हो गए, एक ही हो गए। जो 6 हमारे पास जो है वो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, जिनका मेन मोटिव ये है कि वहां पर किसी पर्टिकुलर या आर्ट या कल्चर को बढ़ावा देना है। जैसे हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, मुंबई जो है वो फिल्म के लिए है, तो और आपका वाराणसी जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है ना, फोक के लिए। तो ये आपका फोक यानी लोक नृत्य वगैरह के लिए है। वाराणसी म्यूजिक के लिए है, चेन्नई म्यूजिक के लिए है, जयपुर फोक के लिए है और श्रीनगर जो है वो आर्ट क्राफ्ट एंड फोक के लिए। तो ये अलग अलग क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की बात होती है। अच्छा, अभी हाल ही में यूनेस्को से मुझे एक और चीज याद आ रही है। यूनेस्को ने क्या किया था? वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क, वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में एक झील को शामिल किया है। एक झील, उस झील का नाम है खोगसुल झील। ये खोगसुल लेक कहां पर है? ध्यान रखिएगा, ये आपकी मंगोलिया में। ये अभी मुझे लगता है कि 15 दिन पुरानी न्यूज है, मंगोलिया में है और उसको अभी हाल ही में वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया है।
नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क जो है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो आई थिंक काफी सारी जानकारी हो गई यूनेस्को के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं। कितने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आखिर इस्तीफा क्यों दिया गया? कई सारे कारण गिनाए जा रहे हैं। मेनली ये है कि इनके जो पार्टी के कैबिनेट के मंत्री थे वो सभी खुद इनके खिलाफ हो गए, और इसमें सबसे बड़ा रोल, मतलब कहते हैं कि भाई सुलग तो आग बहुत पहले से रही थी, लेकिन चिंगारी को हवा दे दी क्रिस पिंचर की अपॉइंटमेंट ने। क्रिस पिंचर जो दारू पी के, शराब पी के एक क्लब में छेड़छाड़ करते हुए पाए गए थे, यौनाचार के आरोप लगे थे, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में काफी ऊंचा पद दे दिया था, जिसकी वजह से परेशानी शुरू हो गई। इसके अलावा बोरिस जॉनसन के ऊपर सरकार में जो भी इनके मंत्री थे वो इनके ऊपर विश्वास खो रहे थे, तो अंततः यहाँ पर इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन पढ़ने लायक बात हमारे लिए है भाई, हमको ये नहीं पढ़ना है कि भाई इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, हमें ये पढ़ना है कि वाकई इनका इस्तीफा किस तरीके से काम करेगा। जब भी ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री इस्तीफा देता है तो कंजर्वेटिव पार्टी, जैसे कि इनकी पार्टी के जो सांसद हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, वो अपनी पार्टी से कुछ लोगों को चुनेंगे जो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आएंगे। फिर उनका एक बैलेट पेपर पे वोटिंग होगी, और उस बैलेट पेपर के वोटिंग में जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे वो बाहर हो जाएगा। फिर बाकी बचे लोगों के लिए फिर से मतदान होंगे, और इस तरीके से ये मतदान प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपके केवल 2 कैंडिडेट ना बचे, और अंततः जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा उसको वहां पर चुन लिया जाएगा। तो यहां पर लोगों को बाहर करने वाली परंपरा होती है, मतलब कि इसकी वोटिंग जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होती है। लेबर पार्टी और वहां पर जो है वो सत्ता में रहती है, तो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में लड़ाई रहती है, मेन लड़ाई रहती है। तो लेबर पार्टी वाला हो सकता है कि अब लेबर पार्टी अगर सत्ता में आती है तो लेबर पार्टी वोटिंग करती है। इससे पहले यहाँ पर जो ब्रिटिश जो ये बोरिस जॉनसन है, इन्होंने वादा किया था कि हम ब्रेक एग्जिट करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े वादे करके आए थे, हम सुधार लाएंगे, ये लाएंगे, उतना अच्छे से चीजों को कर नहीं पाए, और इस वजह से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनके मंत्रियों ने कहा कि भैया ऐसा है तुम लौट जाओ, तो इन्हें लौटना पड़ा। तो ये है बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं रहे, और जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है तब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। यहां पर क्रिस पिंचर की नियुक्ति के बाद से ये बवाल जो है वो शुरू हो गया था। 40 से अधिक मंत्री जो है उनके इस्तीफा दे चुके थे, ऋषि सुनक ने भी दे दिया, साबित जावेद ने भी इस्तीफा दे दिया, ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। तो अब आपको एक मोटा मोटा आइडिया पता है। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक पूरे न्यूज आर्टिकल है जिसको आप जब पढ़ना चाहें कि भाई क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण रहे, तो मेनली ट्रिगर पॉइंट जो रहा है वो क्रिस पिंचर अफेयर रहा है। क्रिस पिंचर का जो मेन रोल रहा वो यहां पर रहा इनको बोरिस जॉनसन का इस्तीफा देने की वजह से। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बन गई है? देखिए, पहली महिला है, दूसरी भारतीय है, यानी इससे पहले एक भारतीय और अपॉइंट हो चुका था। तो याद रखिएगा, गीता गोपीनाथ जो है वो यहां पर मुख्य अर्थशास्त्री रही आपकी आईएमएफ में। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। इसमें अक्सर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में कुल कितने मेंबर हैं? तो याद रखिएगा, आईएमएफ में कुल 190 मेंबर यानी कि 190 मेंबर जो हैं वो एज ए पार्ट करते हैं। इसी तरह का एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, बट इसमें 189 मेंबर है। वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है? 189। आईएमएफ की वर्तमान समय में हेड कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ की वर्तमान समय में हेड है। जॉर्जिवा जो है आईएमएफ की हेड है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा बुल्गारिया से बिलोंग करती है। किस देश से बिलोंग करती है? बुल्गारिया से बिलोंग करती है। जबकि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान समय में हेड कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है वो वर्ल्ड बैंक के हेड है। वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर कंट्री है? 189 मेंबर कंट्री है। अब बैंकों की बात छड़ी तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी पढ़ लो। न्यू डेवलपमेंट बैंक में वर्तमान समय में 9 सदस्य हो चुके हैं। 5 ब्रिक देशों के अलावा बांग्लादेश, उरुग्वे, इजिप्ट और यूएई अभी हाल ही में शामिल हुए। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चाइना में है। एनडीबी का मुख्यालय कहां पर है? शंघाई चाइना में। वर्तमान समय में ब्राजील के मार्कस प्राडो ट्राइजो, मार्कस प्राडो ट्राइजो वर्तमान समय में एनडीबी के हेड है। एनडीबी ने अभी हाल ही में एक गिफ्ट सिटी यानी गुजरात में गिफ्ट सिटी में अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, जिसका हेड उन्होंने किसको बनाया है? डीजे पंडियन को। डीजे पंडियन को उन्होंने एज ए यहां पर हेड यानी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डीजे पंडियन को क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात में। याद रखिएगा, क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है? गुजरात में। एक और बड़ा बैंक हमें पढ़ना चाहिए, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय फिलीपाइंस में है। फिलीपींस या फिलीपाइंस जो भी आप बोलते हो, फिलीपाइंस माडलुएंग में है, मनीला में बोलेंगे। इसके वर्तमान समय में हेड जो है वो है आपके मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा, नाम से ही पता चल रहा है, मासात्सुगु आसाकावा
नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये जापान के रहने वाले हैं। मासासुगु आसाकावा कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो एनडीबी में कितने सदस्य हो गए, 9। एडीबी की बात करें तो वर्तमान समय में 68, एडीबी में से कितने मेंबर हैं, 68 मेंबर है। सबसे न्यूएस्ट मेंबर जो है वो नीयू है, न्यू नाम का एक जो देश है वो एडीबी का सबसे नया मेंबर है, एडीबी का सबसे नया मेंबर है। जबकि एनडीबी में 9 मेंबर है और वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर है, 189। वर्ल्ड बैंक का सबसे नया मेंबर जो है वो नाउरू है, नाउरू ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया है, 189 मेंबर है। तो मेंबर बता दिए मैंने। आईएमएफ में कितने मेंबर है, 190। वर्ल्ड बैंक में कितने हैं, 189। एनडीबी में कितने हैं, 9। और एडीबी में कितने हैं, 68। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कंफ्यूज मत होइएगा, एशिया में केवल 48 कंट्री हैं, बाकी इधर उधर के हैं। एशिया कॉन्टिनेंट यानी एशिया महाद्वीप में कुल कितने कंट्री हैं, एशिया महाद्वीप में कुल 48 कंट्री हैं। माफ करिए, मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया, कहाँ मैं निकल गया, है ना, यही होता है। तो गीता गोपीनाथ के बारे में बात करते हैं। गीता गोपीनाथ जो है अब वाइस प्रेसिडेंट हैं आईएमएफ में और इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। इससे पहले आपके रघुराम राजन जी जो हैं वो 2003 से लेकर 2006 तक आपके आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट पद पर काम किए थे। रघुराम राजन जी की बात छिड़ती है तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रघुराम राजन जो हैं वो रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर रहे थे। तो रघुराम राजन जो हैं वो रिजर्व बैंक के आपके 23वें गवर्नर रहे थे। इनके बाद अरिजित पटेल आए, अरिजित पटेल के बाद शक्तिकांत दास आए। तो रघुराम राजन 23वें गवर्नर रहे। 2003 से लेकर 2006 तक इन्होंने आईएमएफ में सेवा दी है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सेवा दी है। इनकी एक पुस्तक जो है वो काफी चर्चा में रही थी, द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर किसकी पुस्तक है, द थर्ड पिलर जो है ये रघुराम राजन जी की पुस्तक है। द थर्ड पिलर जो है ये किसकी पुस्तक है, ये रघुराम राजन जी की पुस्तक है। आई डू व्हाट आई डू ये भी इनकी पुस्तक है। रघुराम राजन की थर्ड पिलर 2019 में आई थी, जबकि आई डू व्हाट आई डू ये अभी 2017 में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो काफी कुछ हो गया यहाँ पर। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित है, यानी उनकी फोटो लगा हुआ है। गीता आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी। वर्तमान में वो 21 जनवरी 2022 से आईएमएफ के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ये आपका किया गया है श्रीनगर में। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां पे किया गया? श्रीनगर में। इसके अलावा 2 और स्टैच्यू हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। एक स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति। ये किसकी मूर्ति है? ये स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। स्वामी रामानुजाचार्य का संबंध किस धर्म से है? स्वामी रामानुजाचार्य का संबंध वैष्णव संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से है? वैष्णव संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। क्योंकि इनकी उम्र 120 साल तक ये जीवित रहे, तो 120 किलो सोने की प्रतिमा जो है वो आपकी हैदराबाद में लगाई गई है। कहां पर लगाई गई है? हैदराबाद में लगाई गई है। ये अलग प्रतिमा है, लेकिन पंच लोहे से बनी आपकी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की हाइट कितनी है? 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, जो आपकी कहां पर लगाई गई है? हैदराबाद के शमशादाबाद में लगाई गई है। इसके अलावा आपको पढ़ना चाहिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। अब महत्वाकांक्षी योजना थी कि कौन सी कांक्षी योजना थी? भगवानी मालिक है। इसमें उन्होंने बताया था कि हम इतना पैसा लगाएंगे और ये सब हम रेवेन्यू के रूप में जनरेट कर लेंगे। बाद में इसका रेवेन्यू कुछ खास आया नहीं और जितना पैसा इसमें लगाया तो मतलब एक घाटे का सौदा साबित हुआ। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वैसे तो 182 मीटर है, लेकिन जब आप इसे फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आएगा 593 फीट। कितना आएगा? 593 फीट अप्रोक्सीमेटली। इस मूर्ति को बनाया है रामवीर सुतर ने। रामवीर सुतर ने इस मूर्ति को बनाया है। ये मूर्ति कहां पर बनी हुई है? गुजरात में बनी हुई है। गुजरात के नर्मदा सरोवर बांध में बनी हुई है। गुजरात के नर्मदा सरोवर बांध में, नर्मदा सरोवर एक जगह है वहां पर इसको बनाया गया है। गुजरात के केवड़िया में, आप कहेंगे ना, केवड़िया गुजरात में ये बनी हुई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? ये सरदार पटेल की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? ये आपके सरदार पटेल की है। किसकी मूर्ति है? सरदार पटेल की मूर्ति है। जबकि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? ये आपकी 597 फीट करिएगा इसका। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य की। इन्हीं की एक मूर्ति जो है वो श्रीनगर में लगाई जा रही है और अगले साल इनकी एक और मूर्ति आपके कहां पर लगाई जाएगी? गुजरात में ये लगाई जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जुलाई 2022 को जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्होंने भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। उनके उपदेशों ने अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया। उन्होंने अन्नामाचार्य, भक्त रामदास, कबीर और मीराबाई जैसे कवियों के लिए प्रेरणा माना जाता है। वो लोग इनको ही अपना गुरु मानते थे। जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है?
तो एक बार फिर से एक नया राज्य निकल कर आया है जिसने अपने यहाँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है, और इस बार यह है छत्तीसगढ़। और इस तरीके से छत्तीसगढ़ 21वां राज्य बन गया है जहां पर इलेक्ट्रिक वाहन नीति है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति का मतलब जैसे कोई अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो सब्सिडी प्रदान करना, टैक्स में छूट प्रदान करना, किसी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को आपके राज्य में बढ़ावा देना। तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2022 को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद सकें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो खरीदना आसान है बट उसको चार्ज करना मुश्किल है, क्योंकि इनकी रेंज जो होती है वो 200 से 250 किलोमीटर तक ही होती है, और ऐसी स्थिति में अगर 250 किलोमीटर से पहले आपको चार्जिंग नहीं मिलती है तो आपको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। तो राज्य 2026-27 तक 5 साल के लिए 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए जो है वो जरूरतमंद महिलाओं को प्रदान किए जा रहे हैं। 35वां राज्य बना जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अपॉइंट कर दिया। अच्छा, अभी हाल ही में 36वां राज्य भी हमें मिल गया है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड को अपने यहां लागू कर दिया। एक राज्य एक देश एक राशन कार्ड को लागू कर दिया। ये कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया, और इस तरीके से देश में 53वां टाइगर रिजर्व हमें प्राप्त हुआ। चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में 4 नए जिलों के नाम अनाउंस किए, यानी कि यहां पर 4 नए जिले बने। एक का नाम है मोहल्ला मानपुर, एक है आपका शक्ति, एक है आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ और एक है आपका महेंद्रगढ़। ये 4 नए जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। कौन कौन सा? मोहल्ला मानपुर, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और महेंद्रगढ़। पहला स्टेट रहा जिसने वन संपत्ति अधिकार देना शुरू कर दिया है, यानी कि अगर मान लीजिए आप आदिवासी हैं, भगवान ना करे कि आप आदिवासी हो या हो भी हो, तो भी अगर आपको संपत्ति में अधिकार नहीं मिल रहा है तो जहां पर आपका घर है आप वहां पर उसका पट्टा ले सकते हैं, वहां पर कागजी कार्रवाई करवा सकते हैं। और ऐसी सुविधा आपको किसने दी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी सुविधा आपको दे रखी है। तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया न्यूज है। लोगों को अपने गांव में नहीं मिल पाता, कम से कम वनों में मिल रहा है, अच्छी बात है। लेमारू हाथी अभ्यारण्य, ये आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। इसके एरिया को लेकर के बड़ा विवाद रहा, कभी कहते हैं कि इतना बना देते हैं, कभी कहते हैं बढ़ा देते हैं, तो इसको लेकर के भी ये चर्चा में रहा था। पहला परफॉर्मिंग स्टेट रहा जिसने जेंडर इक्वलिटी एसडीजी मामले में, ओवरऑल एसडीजी में केरला टॉप पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन के मामले में केरला टॉप पर है, लेकिन अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पर आता है। मनरेगा के मामले में भी पहली पोजीशन रही मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने में, और 20 अक्टूबर 2021 को सीएम ने लॉन्च किया था श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर। और स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया वर्ल्ड ट्राइबल डे पहली बार 2021 में 9 अगस्त को। हिंदी में ये आपके पास लिखा हुआ है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? 9 अगस्त को। कैपिटल की बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं कि इसको मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया था। जब तक छत्तीसगढ़ नहीं बना था तो मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य होता था एरिया के मामले में। गवर्नर जो है अनुसुईया यूके है, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है, स्टेट एनिमल वाइल्ड एशियन बफेलो है, स्टेट बर्ड हिल मैना, नेशनल पार्क कुतरू नेशनल पार्क जिसे इंद्रावती नेशनल पार्क भी कहते हैं, कांगेड़ वाली नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क, गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क भी जिसे कहा जाता है। लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें। कर्मा, राउत, गेड़ी, सुआ, डंडा ये प्रमुख डांस फॉर्म है। 1 नवंबर 2000 को ये पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। कुल मिला के 32 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, झारखंड के साथ लगती है, उड़ीसा के साथ लगती है, तेलंगाना के साथ लगती है, महाराष्ट्र के साथ लगती है और मध्य प्रदेश के साथ तो इसकी सीमा लगती ही है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बहुत बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एक लाइन की न्यूज है केवल ये। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 6 जुलाई 2022 को कहां पर? नई दिल्ली में पहले भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, पहला भारतीय पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। दैट्स इट। यह इंडियन चैंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। यह शिखर सम्मेलन देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और समग्र आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य के प्रति पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया? तो ये इन्होंने वाराणसी में किया है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये कहां पर आयोजित हो रहा है? वाराणसी में। सिर्फ एक लाइन ये ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये कहां पर हुआ था, अगर पूछा गया तो। बाकी और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसका याद रखेगा, उसका फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 में 5 वाला जो है
ये जो 5 साल का है इसमें आपका बाल वाटिका है और फिर आपका फाउंडेशनल लर्निंग है, फिर उसके बाद प्रेपेटरी है, मतलब ये फिर फाउंडेशनल लर्निंग है, फिर प्रेपेटरी है, फिर मिडिल है, फिर आपका आगे चला जाता है। तो ये 5 + 3 3 + 4 हम लोग किससे पढ़े हुए हैं, हम लोग 10+2 से पढ़े हुए हैं। हम लोग किस शिक्षा नीति में पढ़े हुए हैं, 10+2 में। तो इसको याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन समिति द्वारा नई शिक्षा नीति को लागू, मतलब नई शिक्षा नीति की सिफारिशें की गई थी। किस कमिटी द्वारा, कस्तूरी रंगन सब कमिटी, याद रखिएगा। यह शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के लिए एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार विमर्श करने, अपने अनुभव साझा करने और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था। याद रखिएगा, नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, कर्नाटक था। 7 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। स्वनिधि योजना आपको याद होगी, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, इसके जरिए क्या होता है, जो भी आपकी रेडी पटरी वाले होते हैं, जो किनारे किनारे आपको स्ट्रीट फूड वगैरह प्रदान करते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया गया। 10,000 रुपए लोन चुकाने पर उन्हें 20,000 रुपए का अगला लोन दिया जा सकता है, और इसकी अधिकतम सीमा कितनी है, 50,000 रुपए। यह प्रश्न अभी पूछा गया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिकतम लोन कितने रुपए का प्राप्त हो सकता है, 50,000 रुपए तक का अधिकतम लोन आपको प्राप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1 जून 2021 से की गई थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी, 1 जून 2020 में हुई थी। 1 जून 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी हाल ही में क्या किया गया, इसी के महोत्सव को बनाया गया। तो आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री, आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया। यह पीएम स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक सांस्कृतिक उत्सव है। वहां पे एक पत्रकार बैठा हुआ, तो उसने पूछ लिया, भैया ये जो आपने स्वनिधि योजना शुरू की थी, इसमें कई हजार करोड़ रुपए आपने खर्चा किए, एनपीए कितना आया है। तो उन्होंने बड़े आराम से जवाब दिया कि भाई 12 से 13% हमारा एनपीए है, जो कि हमारे लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बाकी के सारा का सारा लोन जो है वो हमने वापस ले लिया है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर्स के वित्तीय समावेशन के पहल के रूप से व्यापक रूप से शुरू की गई थी। 75 शहरों में इसको आयोजित किया जा रहा है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 शहरों में इसको आयोजित किया जा रहा है। किसको, प्रधानमंत्री स्वनिधि महोत्सव को, या पीएम स्वनिधि योजना की। ये एक तरह का ये लोग मना रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना रही। तो 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड कौन बनाए गए, इसके हेड 1 साल के लिए रहते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हेड बनाए गए आर दिनेश। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष चुना गया है। वह 2018-19 के दौरान सीआईआई दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष थे। वह संजीव बजाज की जगह लेंगे। वहीं आईटीसी चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2022-23 के लिए सीआईआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो 2018 या हमारे सीआईआई के हेड कौन हो जाएंगे, आर दिनेश। अभी हाल ही में सीआईआई क्वालिटी अवार्ड दिया गया, आपको याद है ये क्वालिटी अवार्ड किसको दिया गया था, क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया गया। क्वालिटी रत्न अवार्ड ये किसको दिया गया था, अशोक सूता को। याद आया, हाँ बताया है मैंने कि अशोक सूता को ये अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया। इस तरीके के कन्फेडरेशन का मेन मोटिव ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री हमारे देश में काम कर रही है उनको एक प्रॉपर उनकी आवाज उठाने के लिए एक संस्था होती है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री उसी तरह की संस्था है। इसकी स्थापना बहुत पहले हो गई थी, आजादी से भी पहले इसकी स्थापना हो गई थी 1895 में। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना कब हो गई थी, 1895 में। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय कहां पर है, वर्तमान समय में इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ऐसे ही कई और फेडरेशन है जिनमें से एक फिक्की है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स फॉर इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की FICC, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स इंडियन चैम्बर्स फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की के वर्तमान समय में हेड कौन है, संजीव मेहता। फिक्की के वर्तमान समय में हेड कौन है, संजीव मेहता। संजीव मेहता फिक्की के वर्तमान समय में हेड है। अच्छा, एसोचैम भी इसी तरह का है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऐसा कुछ है इसका एसोचैम। एसोचैम के अभी हाल ही में हेड बनाए गए, कौन बनाए गए, नटराजन नहीं, कृष्णन रामानुजन। नहीं, एसोचैम के जो हेड बनाए गए वो सुमंत सिन्हा, सॉरी, एसोचैम के जो हेड हैं वो सुमंत सिन्हा, और कृष्णराजन सुंदरम तो उसके बने हैं नास्कॉम के, रेखा मेनन की जगह ली। अब सही हो गया। सुमंत सिन्हा जो है वो एसोचैम के हेड है, नास्कॉम के कौन है, कृष्णम सुंदरराजन सुब्रमण्यम कृष्णम सुब्रमण्यम।
है ना, कृष्णा सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। तो फिक्की के हेड कौन है? संजीव मेहता। एसोचैम के कौन है? सुमन सिन्हा। नास्कॉम के कौन हो गए? कृष्णा सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मुझे, कृष्णा रामानुजम है यार, सुब्रमण्यम है, ऐसा कुछ नाम है इनका, नाम कंफर्म कर लेना एक बार। कृष्णा सुंदर राजनम है कि सुब्रमण्यम है, ऐसा कंफ्यूज हो रहा है, कृष्णा तो है। ठीक है, चलिए, तो सीआईए के हेड कौन चुने गए? आर दिनेश चुने गए हैं। सीआईए क्वालिटी अवार्ड किसको मिला था? अशोक सूता को मिला था। आगे बढ़ते हैं। G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि आप सभी को पता है, G20 जो देश हैं उनकी बैठक जो अभी पिछले बार हुई, वो सारी की सारी बैठक इटली में हुई। 2022 की सारी बैठक कहां पे हो रही है? इंडोनेशिया में हुई है। अब 2023 में हम इनकी सारी बैठक करेंगे, यानी भारत में होगी। तो इसके लिए बाकायदा एक आदमी होना चाहिए जो सभी से बातचीत करे, भाई कौन कब आ रहा है, कितने बजे उनकी फ्लाइट है, कहां पे उतरोगे, कहां पे बैठोगे, क्या व्यवस्था होगी। तो सारी व्यवस्था करने के लिए मेन आदमी जो बने गए हैं वो अमिताभ कांत बने। अमिताभ कांत ने पीयूष गोयल जी की जगह ली। पीयूष गोयल व्यस्तता के कारण इस पद से हट गए हैं, तो G20 के शेरपा इनको नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत इससे पहले नीति आयोग के सीईओ थे। नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ कौन बना दिए गए हैं? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है वो नीति आयोग के वर्तमान समय में सीईओ बना दिए गए हैं। नीति आयोग के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। वैसे तो अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, मेन काम तो सुमन के बेरी ही कर रहे हैं। तो परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G20 के शेरपा के रूप में अपनी भूमिका से हट जाएंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और इसलिए एक पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता है। वह G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। भारत 2023 में जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। और मतलब इसमें उनको बड़ी चिंता हो गई चाइना वालों को। चाइना वालों को मैं अखबार पढ़ रहा था, चाइना वालों से एक तरफ से एक बयान आया कि जम्मू कश्मीर में तुम G20 की बैठक करा लोगे, तो अमित शाह ने कहा हम तो लद्दाख में भी करा लेंगे, तुम कहां चक्कर में पड़े हो, कोई नहीं है टक्कर में। ये बात अच्छी लगी मुझे। आगे बढ़ते हैं। मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। ये कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। मानगढ़ पहाड़ी जो है ये आपके कहां पर है? राजस्थान में। तो राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की एक रिपोर्ट तैयार की गई है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने तैयार की है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने इससे जुड़ी रिपोर्ट को हाल ही में अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा है, जो भारत के संस्कृति राज्य मंत्री हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पहाड़ी मानगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त किया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय स्थानीय भील आदिवासियों के मानगढ़ पहाड़ियों और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की थी, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, इस बार हम कर ही देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जुलाई 2022 में जापान के पूर्व मंत्री शिंजो अबे का निधन क्या हो गया? मर्डर हो गया। उनको पीछे से गोली मार दी गई है। तो समा यांगामी, तो स्यांग यांगामापी ऐसा करके नाम है उस मैरीन टाइम, जापान की जो मैरी टाइम का होती है ना, मरीन होती है यानी जो नौसेना होती है, उसका वो कमांडर भी रह चुके हैं, उसमें वो अधिकारी रह चुका है। उसने गोली मार दी। तो उसने गोली मारी, क्यों मारी, ज्यादा वजह तो क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन यही था कि वो इनको पसंद नहीं करता था। तो हाल फिलहाल उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भारत सरकार ने सम्मानित किया था 2021 में। काशी के साथ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे। काशी में उन्होंने काफी कुछ डेवलपमेंट करवाया। काशी जो है उसको टोक्यो बनाने की कोशिश की थी पूरी इन्होंने। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे का भी हाल ही में निधन हो गया। अबे 67 को पश्चिमी जापान के नारा शुक्रवार को भाषण शुरू करने से कुछ मिनटों बाद ही गोली मार दी गई थी। उन्हें विमान से एक अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी सांस नहीं चल रही थी, उनकी हृदय गति रुक गई थी। अस्पताल में बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आबे 2020 में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण इस्तीफा देने से पहले देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अगर हम बात करें जापान की, तो जापान और भारत के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे हम कहते हैं एक्स धर्म गार्जियन। क्या कहते हैं? धर्म गार्जियन। तो पिछली बार ये जो आयोजित हुआ है धर्म गार्जियन, अभी फरवरी से मार्च के दौरान आयोजित हुआ था एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। ये भारत और जापान के बीच में होता है। इस बार ये कहां पर आयोजित हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। ये कहां पर आयोजित था? बेलगाम कर्नाटका में ये आयोजित हुआ था। अच्छा, एक चीज मुझे और याद आई, एशिया हॉकी कप हुआ अभी। एशिया हॉकी कप में भारत ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडिया ने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये ब्रॉन्ज उन्होंने जापान को हराकर ही जीता था। ये प्रतियोगिता आपकी इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी। ये प्रतियोगिता आपकी कहां पर थी? इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी। जापान जो है कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने वाला पहला देश था। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान का जो हानेडा हवाई अड्डा है वर्तमान समय में दूसरा, जापान के टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा जो है वो वर्तमान समय में दूसरे नंबर पर चल रहा है। कितने नंबर पर चल रहा है? दूसरे नंबर पर वो चल रहा है। विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दोहा का हमाद हवाई अड्डा माना जाता है।
पिछले साल श्यामला गणेश नाम की एक बेंगलोर की महिला है, वो जापानी सिखाती है लोगों को। श्यामला गणेशन नाम की एक महिला है, कहाँ की है, बेंगलोर की रहने वाली। इनको जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, जो जापान सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसको सम्मानित किया गया, श्यामला गणेशन। ये कहाँ की रहने वाली थी, बेंगलुरु की रहने वाली थी। तो अब बारी है आज की वन लाइनर की। जुलाई 2022 में यूनेस्को के 2003 सम्मेलन के अंतर सरकारी समिति के लिए कौन सा देश चुना गया है, भारत। किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, बोरिस जॉनसन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व शास्त्रियों की दीवार पर अंकित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी, गीता गोपीनाथ। गृह मंत्री अमित शाह ने जुलाई 2022 में किस शहर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया, श्रीनगर। जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है, छत्तीसगढ़ 21वां राज्य बना। जुलाई 2022 में किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य टीका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली। और 7 जुलाई 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, वाराणसी। 7 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, हरदीप सिंह पुरी। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है, आर दिनेश। और G20 के लिए अब भारत के सिरपा कौन बना गए, अमिताभ कांत। मानगढ़ पहाड़ी के राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, ये किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। और शिंजो अबे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वो आपके उनको भारत सरकार ने कब पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया था, 2021 में। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि WHO की परिभाषा के अनुसार गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर में गिना जाता है। तो सही उत्तर है 42 दिन के अंतर्गत या गर्भावस्था के दौरान अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाए तो उसे मातृ मृत्यु दर में गिना जाएगा, यानी कि उसे मदर मॉर्टेलिटी में गिना जाएगा। तो थैंक यू फॉर द अमेजिंग करंट अफेयर। थैंक यू धीरज। 42 days maternal mortality is defined by the World Health Organization as the death of a woman from pregnancy related causes during pregnancy or within 42 days of the pregnancy. Maternal mortality is expressed as the ratio of 1 lakh live births in the population being studied. Very good. आज का प्रश्न है जो मैंने आज आपको बताया, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में यूनेस्को की सूची में कौन मौजूद नहीं है, कालबेलिया, योग, माछो या रामलीला। यहाँ पर अगर आपने आज की स्लाइड को ढंग से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर मौजूद है। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाकर वापस से देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अगर नहीं पसंद आए तो बताइए। खूब सारे करंट कमेंट किया करिए, खूब सारे लाइक किया करिए, खूब सारा वीडियो शेयर किया करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। रात में जलजला कराने वाले हैं, 8 बजे आइएगा जरूर। अरे जाओ भाई, खत्म हो गया।